नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से संबंधित है। यूनिट 5 में नया टॉपिक जोड़ा गया है, मध्य प्रदेश में सुशासन। देखिए, सुशासन जिसका मतलब होता है गुड गवर्नेंस, ये पहली बार जोड़ा गया है। अब चूंकि पहली बार जोड़ा गया है तो सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि इसमें परीक्षक किस तरीके के प्रश्न पूछेगा, किस तरीके के प्रश्नों को हमें पढ़ना है, क्या फैक्ट पढ़ना है, क्योंकि यह पहले से उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए एक अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। देखिए, इसके लिए मैंने बहुत सारी जगहों से कंटेंट तैयार किया है और इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि पेपर बनाने वाला किस तरीके के प्रश्नों को पूछेगा, तो उसका क्या मटेरियल होना चाहिए। देखिए, यूट्यूब के कई सारे चैनलों को भी मैंने देखा है कि क्या मटेरियल दिया जा रहा है। तो सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं यह लेक्चर आपको दे रहा हूं, ताकि आपको अब सुशासन से संबंधित कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत ना पड़े। और यह वीडियो एक परफेक्ट वीडियो होगा, सिंगल वीडियो परफेक्ट वीडियो होगा, जिसके द्वारा परीक्षा में पूछे जाने वाले आप प्रश्नों को कर पाएंगे। तो देखिए, अब हम पहले तो ये दायरा लगाएं, अनुमान लगाएं कि इसके अंतर्गत कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं तो एक तो सुशासन के कंसेप्ट पर प्रश्न पूछा जा सकता है, अवधारणा पर प्रश्न पूछा जा सकता है, परिभाषा पर प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके उद्देश्यों पर कोई प्रश्न बना सकता है। क्योंकि सुशासन से संबंधित कुछ थ्योरी, कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं, वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है ना। पहले एक आउटलाइन खींच लें कि टॉपिक है, तो उस टॉपिक में एग्जामिनर पेपर बनाने वाला कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। तो कंसेप्ट, डेफिनेशन, उद्देश्य और प्रिंसिपल, देखिए ये थ्योरेटिकल मामला है और यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन कम बनाए जाएंगे। देखिए, इसके बाद भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई सुशासन की पहले, है ना, क्या इनिशिएटिव रहे हैं। क्योंकि जीएस का पेपर है तो इसलिए अवधारणा, परिभाषा पर ज़्यादा फोकस नहीं होगा। क्योंकि सुशासन वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, मैनेजमेंट का विषय है। अब जब यह विषय होता था तो थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछा जाता था, लेकिन चूंकि ये आपके यूनिट 5 प्रीलिम्स में जीएस के रूप में आया है, तो इसलिए व्यवहारिक चीज़ों को ज़्यादा पूछना है। तो अंदाज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा गुड गवर्नेंस की दिशा में क्या पहले की गई है, पहलों किस तरीके की होंगी, कार्यक्रम के रूप में, कुछ योजना के रूप में, कुछ इससे रिलेटेड रिपोर्ट है, कुछ इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनको पूछा जा सकता है। तो देखिए, इनकी हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछने की एक संभावना है। तो उससे हमें एक तैयारी करने की दिशा मिलेगी। साथ में कुछ ऐसे प्रश्नों को भी शामिल किया गया है जिनके करने से कुछ प्रश्न आने की ही संभावना है। तो अगर ऐसा होता तो ये हमारे लिए बहुत ही केक एंड बटर टाइप का होगा कि भाई हम पहले से ही पता है, और जैसे ही हमने देखा तो यह प्रश्न आ गया। तो देखिए, ये सुशासन जो हमारा टॉपिक है, तो उसमें हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या फैक्ट होंगे, तो उसका एक दायरा हमने बना लिया। देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा उड़ान कैरियर एकेडमी के कोर्स के बारे में आपको बता दूं कि उड़ान कैरियर एकेडमी के द्वारा एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों की ही ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस लगातार संचालित की जा रही हैं। एमपीपीएससी प्री की क्लासेस मध्य प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत पूर्णतः निःशुल्क संचालित है और साथ में इनमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। उसके लिए आप इंस्टीट्यूट में संपर्क करें या देखिए
55264075 पर कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज भेजकर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मेंस की जो क्लासें हैं वो बहुत मिनिमम फीस पर बहुत उच्च गुणवत्ता के साथ संचालित की जा रही हैं, और ये दोनों ही क्लासेस जो है ऑनलाइन भी हैं ऑफलाइन भी हैं। तो इन क्लासों का जो है आप लाभ लें। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले अब बात करते हैं सुशासन की अवधारणा की। देखिए, कंसेप्ट की हम बात करते हैं और सुशासन, देखिए सुशासन को अगर हम बहुत सामान्य रूप से समझें तो जिसे जनरली रामराज कहा जाता है उसी को ही जो है गुड गवर्नेंस कहा जाता है। देखिए, एक तो होता है कि भाई शासन है, सरकार है, लेकिन कहा गया ये सुशासन नहीं है। सुशासन का मतलब है कि जब सरकार होने का एहसास हो, एक व्यक्ति यह समझे, उसको ये लगे कि सरकार है, तो वह कंडीशन गुड गवर्नेंस कहलाती है। इसका मतलब है कि प्रभावी सरकार, इफेक्टिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चूँकि हमारे यहाँ बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे रामचरितमानस है, रामायण है, तो उनमें जो है इसका वर्णन आया है, लेकिन वर्तमान संदर्भों में जहाँ से इसकी बात होती है तो यह चर्चा उत्पन्न करने का कारण जो है विश्व बैंक रहा है। चूंकि विश्व बैंक ने अपनी परियोजनाओं के संदर्भ में सुशासन शब्द का उल्लेख किया है, और उसके लिए उन्होंने जो है 1992 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसका नाम शासन और विकास। देखिए, इस रिपोर्ट का नाम हमें याद रखना पड़ेगा। यह विश्व बैंक के द्वारा 1992 में प्रकाशित की गई, और इसमें उन्होंने जो है सुशासन शब्द का उल्लेख किया। क्योंकि विश्व बैंक जो है विभिन्न देशों को, खास करके जो विकासशील देशों को पैसा देता है, जिसके माध्यम से जो है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का, वहाँ पर जो है गरीबी दूर करने से संबंधित जो है कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है। तो विश्व बैंक ने ये देखा कि जो हमारी परियोजनाएं चल रही हैं तो वो कितनी इफेक्टिव हैं, या ये देश जो है हमें मूर्ख बनाते हुए जो है पैसे खर्च करते जा रहे हैं, तो उसका कुछ हमें जो है मानक निर्धारित करना होगा। तो उसके लिए उन्होंने जो है 1992 में एक रिपोर्ट उन्होंने जारी की, शासन और विकास, गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट, और इसी में उनके द्वारा जो है सुशासन शब्द का उल्लेख किया गया। देखिए, साथ में विश्व बैंक ने सुशासन को यहाँ पर जो है परिभाषित भी किया, है ना। इसकी एक जो है उन्होंने डेफिनेशन भी दे दी, और उन्होंने कहा कि विकास के लिए, देखिए विकास के लिए, क्योंकि सुशासन को उन्होंने विकास के संदर्भ में ही जो है परिभाषित किया है, तो विकास के लिए किसी देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों रिसोर्सेस के प्रबंधन में शक्ति यानी पावर, सत्ता का प्रयोग करने का तरीका क्या है, उसके रूप में इन्होंने जो है सुशासन को परिभाषित किया। तो यहां सीधी सी बात है कि सुशासन को किसके रिस्पेक्ट पर डिफाइन किया गया है, विकास के संदर्भ में। और विकास जो है किसी देश के सामाजिक और आर्थिक संसाधनों का यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, उसके यूटिलाइजेशन में जो है पावर गवर्नमेंट किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो है कुछ ही लोगों तक इसका इस्तेमाल हो रहा है।
इसका परिणाम ये होता है कि कुछ ही लोगों को जो है सरकारों से उम्मीद होती है और अधिकांश लोग जो है अपनी नियति का प्रश्न मान बैठते हैं कि भाई किसी की भी सरकार आए, चाहे इस पार्टी की सरकार आए चाहे इस पार्टी की सरकार आए, हमें तो कुछ करना नहीं है, भला तो सिर्फ अमीरों का होना है। तो यह सुशासन नहीं है। सुशासन यह है जब सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाए और विकास के लिए देश का जो आर्थिक और सामाजिक रिसोर्सेस है उसका बेहतर मैनेजमेंट किया जाए, जिससे लोगों को लगने लगे कि हमारा विकास होगा, हमें चांस मिलेगा, तो फिर उसको हम जो है गुड गवर्नेंस कहेंगे। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में, परिभाषा के रूप में विश्व बैंक के द्वारा परिभाषित किया गया। देखिए, अब हम सुशासन को और बेहतर समझाने की दिशा में कुछ फैक्ट हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे एक विद्वान है जिनका नाम है देवांग मेहता, चूंकि आईटी एक्सपर्ट रहे हैं, है ना, चूंकि इनका बहुत कम उम्र में ही जो है निधन हुआ और ये इंडिया के जो है बहुत बड़े जो है आईटी एक्सपर्ट रहे हैं, नैसकॉम के अध्यक्ष भी रहे हैं और इन्होंने सुशासन को एक शब्द स्मार्ट के रूप में परिभाषित किया है। उनसे पूछा गया कि भाई सुशासन क्या है, उन्होंने कहा सुशासन स्मार्ट है। अब स्मार्ट का एक एक शब्द इसकी व्याख्या करता है। जैसे एस मतलब सिंपल, यानी वो सरल हो, साधारण हो। एम मतलब मॉरल, यानी उसमें नैतिकता हो, मॉरल हो। ए अकाउंटेबल, यानी वो जवाबदेह हो। आर मतलब रिलायबल, या जिसमें उत्तरदायित्व हो, ग्रहणशीलता हो। और टी मतलब पारदर्शिता, जो ट्रांसपेरेंट हो। तो इतनी चीजें जिसमें होंगी तो वो क्या कहलाएगा, वह गुड गवर्नेंस कहलाएगा, वो सुशासन कहलाएगा। फैक्ट याद रखना है कि सुशासन को स्मार्ट के रूप में किसने सबसे पहले परिभाषित किया है, तो मिस्टर देवांग मेहता, जो कि नैसकॉम के जो है चेयरमैन भी रहे हैं। और जो स्मार्ट का फुल फॉर्म है तो वह भी याद रखना है कि सिंपल हो, मोरल हो, अकाउंटेबल हो, रिलायबल हो एंड ट्रांसपेरेंट हो। तो वो क्या होगा, जो है गुड गवर्नेंस होगा। देखिए, साथ में हमें ये बात ध्यान रखना है कि सुशासन को ई शासन का समानार्थी माना जाता है। समानार्थी माना जाता है, यानी ई गवर्नेंस ही एक्चुअल में गुड गवर्नेंस है। क्योंकि जो स्मार्ट शब्द हमने इस्तेमाल किया है तो वो स्मार्ट शब्द जो है वो ई शासन में होता ही है। तो इसलिए चाहे हम यहां गुड गवर्नेंस लिख दें, बराबर जो है ई गवर्नेंस कहा जाएगा। तो ये बात को भी हमें याद रखना है। देखिए, सुशासन का उद्देश्य क्या होगा, देखिए उसका उद्देश्य क्या होगा, तो उसका जो उद्देश्य होगा तो मुख्य रूप से गतिशील समाज का निर्माण करना। गतिशील समाज का निर्माण करना ऐसा नहीं जैसे हमारे जो परंपरागत समाज में होता था कि कोई व्यक्ति जिस कंडीशन में जन्म लेता था उसी कंडीशन में ही मर जाता था। व्यक्ति गरीबी में पैदा होता था, गरीबी में ही मर जाता था। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि उसको जो चांस नहीं था और सरकार उसके लिए कुछ नहीं करती थी और उसको भी जो है सरकार से जो है कोई भी उम्मीद ऐसी नहीं रहती थी। तो ऐसे हम गवर्नमेंट को, ऐसे प्रशासन को हम गुड गवर्नेंस थोड़ी कह सकते।
गुड गवर्नेंस तो कहने का मतलब है कि जब वो डायनामिक सोसाइटी, कि आदमी गरीबी में पैदा हो रहा है, आज अमीरी में मर रहा है या असीम संभावनाओं के साथ जो है जिंदा है, और व्यक्ति को लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो ऐसी परिस्थितियां उस देश में मौजूद है, तो ये शासन की प्रभाविता है। दूसरी बात यह है कि नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना, यानी पार्टिसिपेशन। हर सरकार का जो कार्य है वो नागरिकों के सहयोग से हो, चाहे वो निर्णय लेने का हो, चाहे वो इम्प्लीमेशन का कोई काम हो, चाहे कोई नीति बनाने संबंधी कोई काम हो। पार्टिसिपेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा है संसाधनों का इष्टतम मतलब ऑप्टिमल उपयोग करना, उसका जो दोहन है बेहतर करना, सबके लिए करना। तो 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है सुशासन के माने गए हैं: डायनामिक सोसाइटी, पार्टिसिपेशन एंड जो रिसोर्सेस है उनका ऑप्टिमल यूजेस। यदि ऐसा हो रहा है तो कहा जाएगा कि वहां पर जो है गुड गवर्नेंस है। देखिए, बात आती है सिद्धांतों की कि गुड गवर्नेंस के क्या सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि गुड गवर्नेंस के सिद्धांत वैसे तो कई सारी संस्थाओं के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन जो हमारी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वो यूएनडीपी द्वारा दिए गए 8 सिद्धांत। चूंकि संख्या भी याद रखना है कि कुल कितने सिद्धांत यूएनडीपी के द्वारा दिए गए। देखिए, यूएनडीपी का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा दिए गए सुशासन के 8 सिद्धांत हैं। देखिए, 8 सिद्धांत क्या क्या हैं, इनको भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा। भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन, शासन के कार्यों में नागरिकों की भागीदारी। दूसरी, पारदर्शिता यानी शासन तक जो सूचनाएं हैं वहां तक नागरिकों की पहुंच होना। तीसरा, विधि का शासन, न कि मनमानापन, रूल्स ऑफ लॉ। एंड चौथा, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी का सिद्धांत होना चाहिए। 5वां सिद्धांत दिया गया उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। 6ठा कहा गया सर्वसम्मति उन्मुख, सर्वसम्मति उन्मुख यानी सभी की सहमति भी होनी चाहिए, कंसेशन ओरिएंटेड। 7वां, इक्विटी एवं समावेशिता, जिसमें इंक्लूसिवनेसपन होना चाहिए। और 8वां सिद्धांत कहा गया प्रभावशीलता और दक्षता यानी इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। देखिए, यूएनडीपी के द्वारा जो है कुल जो 8 सिद्धांत दिए गए, तो वो जो 8 सिद्धांत है उसमें भागीदारी पहला, पारदर्शिता, विधि का शासन। देखिए, कोई क्रम से नहीं है और इनके क्रम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 8 आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यूएनडीपी के द्वारा नहीं दिया गया, तो ऐसे स्थिति में आपको 8 के 8 ही बात जो है पता होने चाहिए। तो भागीदारी, पारदर्शिता, विधि का शासन, जवाबदेही, उत्तरदायित्व, सर्वसम्मति उन्मुख, इक्विटी एवं समावेशिता, प्रभावशीलता और दक्षता।
देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के रूप में जो है वर्णित किए गए हैं। तो देखिए ये तो सुशासन के बारे में थ्योरेटिकल बातचीत है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल जो है ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं हम व्यवहारिक की तरफ, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ अब हमें पहले तो तैयार करना है कि भारत सरकार द्वारा की गई पहलें क्या रही हैं। देखिए सुशासन के संदर्भ में गवर्नमेंट द्वारा क्या कुछ किया गया है। तो देखिए अब चूंकि पहली बार वो पूछेगा तो पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ जाएं, उसके बाद कब महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ जाएं। तो महत्वपूर्ण तथ्य जो है जिनकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है, तो पहली बात तो यह है कि 25 दिसंबर एक फैक्ट हमारे पास है। और 25 दिसंबर क्या है, तो देखिए 25 दिसंबर जो है वो सुशासन दिवस है, गुड गवर्नेंस दिवस है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए इसको कब घोषित किया गया, 2014 जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उनका पहले वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ हुआ। और जब दिसंबर आया तो 25 दिसंबर, चूंकि एक भारतीय जनता पार्टी के महान नेता का जन्मदिन है, जैसे 25 दिसंबर जो है क्रिसमस भी होता है, लेकिन यह अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन पड़ता है। और इस जन्मदिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो देखिए ये कब, चूंकि अब ये तो पूछना बहुत मुश्किल दिखता है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सबको ही पता है। ईयर पूछ सकता है कि यह कब घोषित किया गया, तो 2015, क्योंकि यहां बच्चा कंफ्यूज होगा और ऑप्शन अगर आ जाए 2014, 15, 16, 17 तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ये वर्ष ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद दूसरा पहलू की तरफ हम जाएं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2019 में सुशासन सूचकांक जारी किया गया। देखिए सुशासन सूचकांक जारी किया गया है ना, एक इंडेक्स जारी किया गया। इसे किसने बनाया, तो इसमें कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत जो है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया। कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा जो है इसको तैयार किया गया। क्योंकि कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, इसका गठन 1985 में तब हुआ जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। और यही पूरा मैटर जो है कार्मिक यानी पर्सनल लोक शिकायत, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, प्रशासनिक सुधार के सारे मैटरों को ध्यान में रखता है। और इसके द्वारा जो है सुशासन सूचकांक तैयार कर दिया गया। देखिए यह 10 क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और 10 क्षेत्र जो 58 इंडिकेशन पर जो है तैयार होते हैं। तो 10 क्षेत्र जिनमें 58 इंडिकेटर्स होते हैं, संकेतक होते हैं, तो उनकी सहायता से जो है इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया गया। देखिए अभी तक सूचकांक 2 बार जारी हुआ है। देखिए पहली बार 2019 में जारी हुआ और दूसरी बार ये 2021 में जारी हो चुका है ना, इसके बाद ये जारी ही नहीं हुआ है। तो ये बात भी ध्यान रखिए कि अभी तक ये सिर्फ 2 बार ही जारी हुआ है। और 2021 में जो सूचकांक जारी हुआ था तो उसमें फर्स्ट नंबर पर जो है गुजरात है, क्योंकि ये फैक्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा।
सेकंड नंबर पर जो है महाराष्ट्र है एंड थर्ड नंबर पर इसमें गोवा रखा गया है। तो ये फैक्ट भी जो है हमारे लिए काफ़ी जो है वैल्यूबल है। तो यह भारत सरकार के द्वारा की गई पहलों की दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर था। देखिए, अब योजनाएं अगर हम देखें तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो सुशासन की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण लगती हैं, जिनको हम इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ते ही हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बता दूं तो जैसे हर घर नल जल, है ना, ऐसी कोई स्कीम है, तो ये भी जो है सुशासन के अंतर्गत ही मानी जाती है। देखिए, भारत सरकार की सुशासन के अंतर्गत पहल, चूंकि अभी हमने कहा था कि गुड गवर्नेंस इक्विवेलेंट टू द ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस लाने के लिए ही जो है गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू किया गया। यह देश में कब लागू हुआ ये पूछा जा सकता है, तो 17 अक्टूबर 2000 ये फैक्ट याद करके रखना है। और इस दिनांक को यह हमारे देश में लागू हुआ। चूंकि डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता मिली, साइबर क्राइम से संबंधित समस्या को दूर करने में इसने मदद की, तो इसलिए ई गवर्नेंस लागू करने में इसका बहुत बड़ा योगदान हमें दिखाई पड़ता है। देखिए, साथ में गुड गवर्नेंस की दिशा में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी लागू किया गया, जिसे हम जो है राइट टू इंफॉर्मेशन के नाम से संबोधित करते हैं। और इसके अंतर्गत अगर कोई सूचना मांगी जाती है तो 30 दिनों के अंदर सूचना देना जरूरी है, और यदि जीवन से संबंधित कोई सूचना है तो वह 48 घंटों में सूचना उपलब्ध कराना जरूरी है। और चूंकि कौन सी सूचना दी जाएगी उसको भी कहा गया है कि ऐसी कोई सूचना जो विधानमंडल और संसद को दी जा सकती है तो वह सूचना दी जाएगी। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम ही जो है हमारी सरकार को जो है ट्रांसपेरेंट बनाता है, पारदर्शी बनाता है। तो यह कब लागू हुआ, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। 12 अक्टूबर 2005। चूंकि 2005 में जब 12 अक्टूबर था तो उस दिन विजयादशमी थी। विजयादशमी, जिसको हम दशहरा कहते हैं, और दशहरा जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। तो इसी रूप में 12 अक्टूबर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किया गया कि जो बुराइयां हैं, जो रहस्यपद हैं, जो गोपनीयताएं हैं, तो उनको हटाकर जो है हम पारदर्शिता ला रहे हैं। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह, और यह यूपीए की सरकार थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार थी। तो ये फैक्ट भी हमें याद रखना है। देखिए, सुशासन के अंतर्गत हमारी सरकार के द्वारा जो सिटीजन चार्टर भी जारी किए गए हैं कि हर कार्यालय को ऑनलाइन के माध्यम से, ई के माध्यम से इस बात को व्यक्त करना है। साथ में अपने कार्यालय में भी जो है बोर्ड को जो है मेंटेन करना है, लिख के रखना है कि वो क्या काम करता है, और इस बात की भली भांति जानकारी नागरिकों को हो सके कि भाई ये कार्यालय क्या काम करता है, क्या काम कर रहा है, या जो भी कुछ काम किया गया है तो उससे संबंधित क्या डिटेल्स हैं। तो ऐसी जब जानकारियां जो है संरक्षित की जाती हैं, बनाई जाती हैं, तो उनको सिटीजन चार्टर कहा जाता है। देखिए, अब फैक्ट महत्वपूर्ण यह है कि विश्व में सिटीजन चार्टर का जन्मदाता ब्रिटेन है, और ब्रिटेन में यह काम 22 जुलाई 1991 में वहां के प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा किया गया।
देखिए, फैक्ट को याद रखना है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने 22 जुलाई 1991 को पहली बार सिटीजन चार्टर जारी किया गया। देखिए, सिटीजन चार्टर का मतलब है कि संगठन को, सरकार को जिम्मेदार, उत्तरदायी बनाना, साथ में उस संगठन के द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तो यह इंफॉर्मेशन जनता को भी देना है। देखिए, अगली पहल के रूप में अगर हम देखें तो एक ऐप है तो बहुत चर्चित रहा है, उमंग, चूंकि पूछा जा सकता है। यह ऐप सरकार की अखिल भारतीय ई सेवाओं तक पहुंचने के लिए एकल मंच के रूप में काम करता है। सरकार की अखिल भारतीय ई सेवाओं तक पहुंचने के लिए एकल मंच के रूप में काम करता है, सिंगल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। देखिए, नीति आयोग का गठन किया गया इसी सिलसिले में, और इसका फैक्ट भी हमें याद रखना है। 1 जनवरी 2015, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री ही होते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुशासन के संदर्भ में एक कार्यक्रम जारी किया गया जिसको आकांक्षी जिला कार्यक्रम के नाम से संबोधित किया जाता है। देखिए, हमारे देश में चूंकि सभी जिलों का, सभी क्षेत्रों का एक जैसा विकास तो हुआ नहीं है। कुछ विकास की धारा में बहुत आगे चले गए हैं तो कुछ बहुत पीछे रह गए हैं। तो जो पिछड़े हुए जिले हैं उनको विकसित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया जनवरी 2018 में, और इनकी कुल संख्या जो चुने गए हैं वो 115 रखी गई है, और इन 115 में से मध्य प्रदेश के 8 जिलों का चुनाव किया गया है। देखिए, 8 कौन कौन से हैं? तो छतरपुर है नंबर 1, नंबर 2 बड़वानी है, बड़वानी, नंबर 3 सिंगरौली है ना, सिंगरौली, नंबर 4 राजगढ़, नंबर 5 खंडवा, नंबर 6 गुना, नंबर 7वां विदिशा, और नंबर 8 दमोह। तो देखिए, ये भी हमें याद रख लेना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो घोषित किया गया, तो उसमें देश में कुल जिलों की संख्या 115 है। उनमें से 8 मध्य प्रदेश के जिले चुने गए हैं, जिनमें छतरपुर, बड़वानी, सिंगरौली, राजगढ़, खंडवा, गुना, विदिशा और दमोह है। क्योंकि पूछ सकता है, और ये एक लेटेस्ट स्कीम के रूप में भी है, और यह सुशासन की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में भी हमें दिखाई पड़ती है। देखिए, पहले तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये पहले जो मैंने बताई आपको, जो इनकी परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा जो है संभावना है। देखिए, एक बार फिर से इनको जो है देख लेते हैं। देखिए, भारत सरकार द्वारा की गई पहलों की हम जब बात करते हैं तो सबसे 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद 2019 में जारी किया गया सुशासन सूचकांक है। फिर इसके बाद है ना, चूंकि 2 बार सूचकांक जारी हो चुका है। देखिए, हर घर नल जैसी योजनाएं भी सुशासन के दायरे में ही आती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसे भारत में 17 अक्टूबर 2000 से लागू किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जो 12 अक्टूबर 2005 से हमारे देश में लागू हुआ। सिटीजन चार्टर, जिसका जन्मदाता ब्रिटेन है, 22 जुलाई 1991, पीएम जॉन मेजर। उमंग ऐप है, जिसमें सरकारी सेवाओं की जो है जानकारी उपलब्ध करवाई गई है सिंगल प्लेटफॉर्म के रूप में। नीति आयोग है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिससे जनवरी 2018 में स्टार्ट किया गया, कुल संख्या 115, मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या 8। तो देखिए, यह
भारत सरकार के द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहले थी। अब हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की पहले। देखिए, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया और वो सारे बिंदु हम जो है यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो प्रायोरिटी के बेस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, फैक्ट है कि 4 अप्रैल 2022, देखिए डेट आपको याद कर लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि इसी दिन मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली, है ना, कहाँ से, तो नई दिल्ली से मध्य प्रदेश सुशासन, देखिए मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 जारी की, उसका विमोचन किया। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 का विमोचन किस दिन किया गया? 4 अप्रैल 2022 इसका जवाब होगा। किसने किया? तो वर्तमान में वो भूतपूर्व हो चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। कहाँ किया? तो इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली। देखिए, इसको तैयार किसने किया? ये जो रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट को तैयार करने का काम किसने किया? तो इसको तैयार करने का काम जो है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल। देखिए, इस संस्थान के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जो है तैयार किया गया है। इस संस्थान के बारे में भी पूछा जा सकता है। देखिए, इसकी स्थापना 2007 में की गई थी, तब इसका नाम जो सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान था। 2014 में इसका नाम बदला गया और इसके नाम में अटल बिहारी वाजपेयी शब्द जोड़ा गया, वाजपेयी जी को जो है समर्पित किया गया, और तब से ये नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान हो गया। ये कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। तो ये फैक्ट भी हमें याद रखना है। देखिए, मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई, तो उसमें कुल 12 अध्याय हैं, 12 चैप्टर हैं, और पार्ट जो है वो 5 है ना, पार्ट 5 है। देखिए, पूछा जा सकता है कि इसके पहले भाग में क्या है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो उसमें सुशासन का उल्लेख किया गया है। सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस का उल्लेख किया गया है। इसका जो सेकंड पार्ट है, तो उसमें कोरोना काल का उल्लेख किया गया है कि इस कोरोना काल में जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किस तरीके से उसका प्रभावी नियंत्रण किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मध्य प्रदेश में जो है वैसी कोई समस्या बड़ी नहीं आई, जैसा उस समय के टीवियों में हमने देखा कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, संस्थानों में कितनी भयावह लाइनें थी, शव जो है लाइनों में रखे थे, और वहाँ जो सौदा करने के लिए भट्टियाँ हैं 24 घंटे भी काम कर रही थी। इवन वो इतने मजबूत पदार्थ की होती, वो तक भी गल गई। तो ऐसी स्थितियों में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कितनी कुशलता से जो है जनता की सेवा कर रही है, और उसका परिणाम ये होता है कि यहाँ जो आपदा का असर था तो इतना भयावह नहीं रहा। तो यह मध्य प्रदेश का सुशासन ही है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए, इसके अलावा हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सुशासन के क्षेत्र में क्या पहल की गई। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर प्रोफेसर
यशपाल टास्क फोर्स का गठन किया गया, है ना। पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी पर किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया, तो जवाब होगा यशपाल। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नीति 1999 घोषित की। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति 1999 घोषित की, है ना। ये फैक्ट भी हमें याद रखना है। देखिए, साथ में एक बात याद रखिए, है ना, चूंकि मैंने कमेंट्स में कहीं देखा था तो याद आया मुझे कि मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 में प्रकाशित हुई, तो इसके बाद कब हुई, है ना। चूंकि स्टूडेंट ये पूछते हैं, तो इसके बाद ये हुई ही नहीं है। हाँ, मोहन यादव जो सीएम है, उनके नेतृत्व में प्रकाशित होने का इरादा है, लेकिन उनके बाद टाइम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के दौर में लग गए, और इस तरीके से जो है 2022 के बाद अभी तक 2024 तक कोई दूसरी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। जैसे हम देखते हैं कि भारत सरकार के स्तर पर जो है 2 बार रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ पहली बार ही रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तो इसलिए जो है आपको जो है डाउट और गूगल सर्च मारने की जरूरत नहीं है। तो ये फैक्ट हमें यहाँ से याद रखना है कि मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई, तो जवाब होगा 1999 में जारी की गई। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है लोक सेवा गारंटी अधिनियम भी जारी किया गया 2010 में, जिसके अंतर्गत सेवाओं को कितने दिन में जो है किया जाएगा, डे फिक्स किया गया। क्योंकि सरकारी कामों की सबसे बड़ी समस्या है लेट लतीफी, और कितना लेट होगा ये कोई नहीं बता सकता है। सड़ी सड़ी सी चीज़ों के लिए कोर्ट में एसडीएम को जवाब देना होता है, 5-5, 6-6 साल लगा देते हैं जवाब देने में ही। फाइल कैसे आगे बढ़ेगी, केस का निर्णय कोर्ट कैसे करेगी, ये बड़ी विडंबना है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह की सरकार ने ही जो है लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को जो है पारित किया, लागू किया, जिसमें लिखा गया कि भाई नल जल कनेक्शन, और डे लिख दिए गए कि 15 दिन में, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लिख दिया गया कितने दिन में। अब अगर अधिकारी नहीं करता है तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। पहले कोई जवाब नहीं होता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नागरिकों की समस्याओं को कम करने की दिशा में कई काम होते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। देखिए, पहला और ई दक्ष कार्यक्रम, यह पूछा जा सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कार्यक्रम का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और ई गवर्नेंस। देखिए, ई गवर्नेंस का मतलब है कंप्यूटर आधारित प्रशासन के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करना। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में जो अधिकारी हैं वो 2 स्रोतों से आती है। एक स्रोत एमपीपीएससी है और दूसरा स्रोत यूपीएससी है। इनके जो अधिकारियों को भर्ती करने का जो सिस्टम है वो प्री मेंस इंटरव्यू है, और इसमें कंप्यूटर का कोई रोल नहीं है। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं जिनको कंप्यूटर पता ही नहीं है, जिनको टेक्नोलॉजी का ही ज्ञान नहीं है। एक तो वो है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे पुराने अधिकारी कर्मचारी भी हैं, क्योंकि सुशासन ये तो वर्तमान की बातचीत है। जिस अधिकारी का सिलेक्शन 1985 में हुआ तो उस जमाने में कंप्यूटर कोई जानता ही नहीं था। तो
तो उसका क्या करना भाई? वो बंदा जो है आज कलेक्टर बना बैठा है, सचिव बना बैठा है, तो कैसे काम करेगा? तो उन सब के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया। उसी को ई दक्ष कार्यक्रम कहा जाता है। नाम से ही पता है, ई और दक्ष। भाई ई में दक्ष, भाई वो पुराने अधिकारी जो है ई को जानते ही नहीं है, तो इसलिए उनको ट्रेन करना जरूरी है। और यही कारण है कि अब वर्तमान में हम देख रहे हैं कि सिलेबस में भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। और अब प्री का एग्जामिनेशन है, मेंस के एग्जामिनेशन है, तो उसमें कंप्यूटर को भी जोड़ा गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ताकि अब ऐसे बच्चे अधिकारी बने जिनको थोड़ा सा कंप्यूटर भी पता हो, वो चलाना जानते हो। तो उससे जो है ई दक्ष कार्यक्रम की अब वैसी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी तो जरूरत है क्योंकि पुराने लोग हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की एक चर्चित योजना रही ज्ञान दूत, और ई गवर्नेंस की दिशा में पहला प्रयास माना जा सकता है। जनवरी 2000 में यहां के कलेक्टर थे मिस्टर राजेश राजौरा साहब, और उनके नेतृत्व में कहां के धार के कलेक्टर राजेश राजौरा, और उनके नेतृत्व में ज्ञान दूत परियोजना प्रारंभ हुई। देखिए, इसको साइबर ढाबा भी कहा जाता है। साइबर ढाबा, ऐसे ढाबे होते हैं कि नहीं होते, खाना वाना मिलता है, तो साइबर ढाबा जहां एक क्लिक पर भू अभिलेख मिल जाएगा, जहां एक क्लिक पर बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जहां एक क्लिक पर ऑनलाइन सेवाएं मिल जाएगी। तो इसको स्टार्ट किया गया और इसकी इतनी धूम मची, इसकी इतनी चर्चा हुई कि इसको स्टॉकहोम चैलेंज अवार्ड भी मिला, और राजेश राजौरा भी जो है बहुत फेमस हुए। तो यह मध्य प्रदेश में सुशासन की बहुत चर्चित स्कीम के रूप में रही है। यह आपसे पूछा जा सकता है, जनवरी 2000 कहां से स्टार्ट हुई? धार से। नेतृत्वकर्ता भी पूछ सकते हैं, डॉक्टर राजेश राजौरा साहब ही वर्तमान में सेक्रेटरी हैं, अभी भी जॉब में ही हैं। और किस अवार्ड से सम्मानित हुई? तो स्टॉकहोम चैलेंज अवार्ड। देखिए, इसी क्रम में हम देखते हैं कि एमपी ऑनलाइन, चूंकि अब इससे तो आप सारे लोग ही परिचित हैं क्योंकि फॉर्म भी इससे भरे जाते हैं, तो पूछा जा सकता है ये चालू कब हुई? तो जवाब होगा जुलाई 2006। अब इसमें मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बताना है। देखिए, मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम जो है स्टार्ट हुआ, तो ये कब हुआ? ये 2012 में स्टार्ट हुआ। हम याद करना है, ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन कब स्टार्ट हुई? तो ये 2014 में स्टार्ट हुई। इसका नंबर क्या होता है? 181। सीधे शिकायत करो। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, सीएम डैशबोर्ड 2017 में गठित किया गया। EFIR प्रणाली भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में लागू की गई। मध्य प्रदेश ई गवर्नेंस विधानसभा की पहल भी 2020 में की गई। ई गवर्नेंस विधानसभा पहल 2020 में की गई। देखिए, स्वान स्कीम जो है लॉन्च की गई 2008-9 में। इसका फुल फॉर्म होता है, एस मतलब स्टेट, डब्ल्यू मतलब वाइड, ए मतलब एरिया, एन मतलब नेटवर्क। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे को जोड़ देना है नेट से। भू अभिलेख पोर्टल जारी किए गए, पूरा
खसरा खतौनी पूरा रिकॉर्ड जो है कंप्यूटर पर आ गया। पंचलेखा अकाउंट तैयार कराया गया 2005 में। पंचायती राज का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। परख, यह मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी यानी बेसिक सुविधाओं के डिलीवरी में सुधार करने से संबंधित सॉफ्टवेयर है। जेम पोर्टल है, ई टेंडरिंग के रूप में होता है। ये तो पूछा भी जा चुका है पिछले वर्ष की परीक्षा में। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कि अब जो ठेके होते हैं तो इसके थ्रू होते हैं, सबको समान अवसर होता है कि हम फॉर्म नहीं भर पाए, हम फॉर्म नहीं भर पाए, कब निकल गया कब निकल गया। तो भैया जिसको भरना है आप चेक करते रहो, सबको जो है समान अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो देखिए इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश में सुशासन जो टॉपिक है तो उसके अंतर्गत हमने जो उसके कंसेप्ट देख लिए हैं। फिर उसके बाद जो है हमने केंद्र सरकार की पहले देख ली हैं, मध्य प्रदेश सरकार की पहले देख ली हैं। देखिए अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इस पर किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैंने संभावित प्रश्नों का एक सेट भी बनाया है, तो जिससे जो है आपको थोड़ी सी ये मदद मिलेगी कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं, आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न मैंने बनाया है, विश्व बैंक ने अपनी 21 रिपोर्ट में सुशासन की अवधारणा का उल्लेख किया। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही जवाब जो है शासन और विकास 1992 है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यूएनडीपी द्वारा दिए गए सुशासन के सिद्धांतों में शामिल नहीं है ना। चलिए बताएं आंसर आप लोग कि इसका क्या जवाब होगा। तो देखिए यूएनडीपी के द्वारा जो भी सुशासन के सिद्धांत दिए गए हैं तो उसमें पर्यावरण संरक्षण शामिल नहीं है। बाकी भागीदारी है, पारदर्शिता है, विधि का शासन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतीय विद्वान ने सुशासन को स्मार्ट से संबंधित किया है। देवांग मेहता, क्योंकि पहले मैंने जो पढ़ाया है उसमें सब ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत सरकार द्वारा पहला सुशासन सूचकांक कब जारी किया गया। सही जवाब सी 2019 है। 5वां सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब से लागू हुआ। देखिए अब एक्ट पे इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 17 अक्टूबर 2000 और तब से ही जो है भारत में डिजिटल सिग्नेचर मान्य होता है। साइबर पर रोकथाम करने के लिए जो है ये महत्वपूर्ण कानून था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिटीजन चार्टर का जन्मदाता कौन सा देश है। तो जवाब होता है डी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल किए गए। चूंकि आकांक्षी जिला कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है, इसमें मध्य प्रदेश के 8 जिले और पीछे मैं पढ़ा आया हूं कि 8 जिले कौन कौन से हैं। लास्ट प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ स्थित है। तो आप सही आंसर जो है भोपाल है। तो देखिए ये प्रश्न थे।